अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप है वक्त न्यूज़ के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन पर तफसीर और तज्ज़िया शामिल करते हैं। आप लाइव कॉल्स के जरिए से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज स्टूडियो में हमने दावत दी है नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर तबसरा शामिल करने के लिए डॉक्टर नीलुफर मेहदी साहिबा को। सीनियर कॉलमिस्ट है, तज्ज़िया निगार हैं और इनके तज्ज़िये अब खासतौर पर हमारे लाइव कॉलर्स हैं वो बहुत सराहते हैं और उस पर अपना तबसरा भी करते हैं। डॉक्टर साहिबा को वेलकम करते हैं शो में और न्यूज़ लाउंज में बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त टुडे में आज की सबसे पहली खबर शामिल करते चलें जी। महंगाई की हुकूमती ईदी आवाम को जो कि मिली है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ईद के फौरन बाद ये खबर आपको देते चलें। पेट्रोल 3 रुपये 21 पैसे, डीजल 4 रुपये 40 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपये 52 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। जबकि CNG के हवाले से भी आपको बताते चलें, CNG की कीमत भी 2 रुपये 68 फी किलो बढ़ा दी गई है। पेट्रोल 96 रुपये 78 पैसे, हाई स्पीड डीजल 106 रुपये 19 पैसे, मिट्टी का तेल 96 रुपये 35 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। जबकि लाइट डीजल 3 रुपये 19 पैसे, हाई ऑक्टेन 4 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमतें 93 रुपये 30 पैसे और 125 रुपये एक फी लीटर कर दी गई हैं। ये हो जाएंगी जी ईद के फौरन बाद आवाम पर महंगाई का ये बम फोड़ा गया। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि लोग दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए तो जब उनके कोई त्यौहार होता है तो आवाम को ख़ास तौर पे एक रिलीफ दिया जाता है और उनके लिए कोई पैकेजेस रखे जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी सहूलतें जो उनको दी जाती है। और हमारे देखिए अभी ईद गुजरी नहीं है, आज चौथा दिन है और ये खबर आ गई है। तो जी अफसोस की बात है, ये इसको आप सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें क्योंकि ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि ये बढ़ा रहे हैं ना। आपको पता है मुसलसल आप देखें साल में कितनी दफ़ा पेट्रोल, CNG, केरोसिन, डीजल वगैरह की कीमतें बढ़ाते जाते हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल में किसी को कोई इससे हैरानगी तो नहीं होनी चाहिए। अब तो नहीं आदत आप देखें अब कितना हो चुका है। लेकिन एक तो बातें हैं इसमें, आप देखें जब भी ये होता है तो दोबारा से हमें फिर ये कॉन्शियस हो जाते हैं हम इस बात की कि इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन ना अभी हम बात करते हैं डीजल बढ़ गया, चलो डीजल तो बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ जितने भी हैं खाने पीने की चीज़ें जो ऑलरेडी आप देखें, जो हमारा जो एवरेज एक वर्कर है जो कि अर्न करता है 8 to 9,000 रुपीज़ अ मंथ, उसकी 80% उसकी जो कि बजट है वो इन फूड स्टॉक्स जाती है, खाने पीने की चीज़ें के लिए। अब जब भी आप पेट्रोल बढ़ाते हैं तो खाने की भी चीज़ें आप वो बढ़ जाती हैं, इसलिए क्योंकि मंडी जाना पड़ता है, चीज़ों को लानी पड़ती है। पेट्रोल इज़ यूज्ड इन डीजल एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से ये तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं डीजल के साथ तो ये हमें याद होना चाहिए इसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिसके साथ बेसिक फूड स्टफ्स उसकी कीमत बढ़ती है। उसके साथ साथ में आप देखें फूड प्रोडक्शन में तकलीफ होती है क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वो डीजल ज़्यादा होती है। तो हाँ जी, डीजल वो ट्यूबवेल में भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर्स में भी करते हैं, वहाँ आपकी वो बढ़ती है। ऑलरेडी एग्रीकल्चरिस्ट वो उनको बड़ा मुश्किल है एंड्स मीट करने के लिए, तो ये आप कीमतें बढ़ाती जाती हैं, उनका प्रोडक्शन अफेक्ट होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आप बात ही ना करें ना। ऑलरेडी आप देखें कि फैसलाबाद जैसी जगह में 4 लाख लोग बेरोज़गार हैं। क्यों बेरोज़गार हैं? क्योंकि जो एनर्जी शॉर्टेज है, जो हाई प्राइस ऑफ एनर्जी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से नहीं आ रही। यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं, कुछ अब्रॉड लोकेट कर रहे हैं। तो जब भी ये खबर आती है ये तो लगता है ना कि चलो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं ये बहुत फार रीच, हर चीज़ जी बढ़ जाती है जी। और वो हमारे प्रोडक्शन पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और फिर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब जो इन्फ्लेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर। आपने जो पहले इन्फ्लेशन की बात की तो पहले 1 महीने के बाद प्राइसेस को रिव्यू किया जाता था, तो उससे जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो ज़्यादा मुतासर नहीं होता था। अब हर हफ्ते के बाद जब आप प्राइसेस को चेंज करेंगे तो मार्केट के अंदर डोमेस्टिकली या जो कंज्यूमर मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन किस तरह से मैनेज हो पाएगी? हर हफ्ते के बाद पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा तो जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें कैसे कम या ज़्यादा होंगी? जी देखें, माजरत के साथ ये सिर्फ ये फिनोमेनन नहीं है, आपकी तो इन्फ्लेशन अनमैनेजेबल है
पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस से हट के आपकी जो इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं जी कैसे मैनेज करेंगे, अगर वीकली ये फ्लक्चुएशन आती है ऑसिलेशन मार्केट में तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आप तो मैनेज वैसे नहीं कर रहे। आप इन्फ्लेशन के साथ अगर आप पूरी अपनी इकोनॉमी देखें, जो आपके वीक सेक्टर्स हैं जिसको आपको मैनेज करना चाहिए वो आप मैनेज नहीं कर रहे। आप एक अपनी इकोनॉमी को कैसे चला रहे हैं? या आप कुछ कोड लेके आप जाके भीख मांगते हैं, जो कि अब दोबारा से आपको IMF के पास जाना पड़ेगा बेल आउट के लिए, या आप ये करते हैं, या आप नोट प्रिंट करते हैं जिसमें इन्फ्लेशन का ज़्यादा उस पर उससे मुतासर होता है, या तीसरी बात है आप कीमतें बढ़ाती हैं। दिस इज़ नॉट मैनेजिंग इन्फ्लेशन। मैनेजिंग इन्फ्लेशन एक उसकी जो प्रोग्राम होता है, उसका जो तरीकाकार होता है बिल्कुल हटके होता है। ये आप ये किस तरह कहते हैं, डे टू डे आप अपने एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो इकोनॉमी है इस वक्त इन्फ्लेशन को कतई नहीं मैनेज कर रही। तो ये जो वीकली जो ऑसिलेशंस हैं, ये दिस इज इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं असर पड़ता है। एक आपके लॉन्ग टर्म और एक आपकी एक जो नहीं शॉर्ट टर्म में तो आप इस तरह करते हैं ना, कीमतें बढ़ाते जाते हैं। अगर आपने इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म मैनेज करना है तो यू गोइंग टू हैव टू एम्बार्क ऑन अ डिफरेंट पॉलिसी ऑल टुगेदर, जो कि इस हुकूमत में ना ना ये अहल हैं, ना इनको पता है कैसे करना, और ना इनकी विल है। सिर्फ पेट्रोल नहीं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इससे तमाम जो हमारी जरूरियात जिंदगी की अशिया बेसिकली उनमें इजाफा होने जा रहा है। जी हम आपको लाइव नंबर्स बताते चलें, इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। कोई राय देना चाहें तो भी दे सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें, आपका कोई इशू हो आप उसको हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से हाईलाइट कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहब स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे कोई सवाल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बताती चलूँ 0423631218 हमारा पहला नंबर है। दूसरा नंबर भी मैं आपको बताती चलूँ जी 0423 हमारा कोड है जी, 6315207 हमारा दूसरा नंबर है। नंबर मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती चलूँ, आप इन दोनों नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। 0423 हमारा कोड है, 6312187 हमारा पहला नंबर है। दूसरा नंबर 0423 हमारा कोड, 6315207 हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे वक्त टुडे की अगली खबर की जानिब भी बढ़ते हैं। अगली खबर शामिल करते चले जी तूफानों के हवाले से है। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 17 अफराद जाँ बहक। रावी और चनाब में सैलाब की वार्निंग दे दी गई है। दरियाए काबुल, सवात, करम और सिंध के हवाले से भी सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। रावलपिंडी में दीवार गिरने से 3 बच्चे बाग में तोदे तले दबकर 3 अफराद मारे गए। नौशहरा में 3 अफराद बह गए हैं। अगली खबर भी शामिल करते चलें जो कि वज़ीर आज़म के हवाले से है। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना है जी, बेनज़ीर जरदारी और बिलावल ने मुझे जो पगड़ी पहनाई इसे दागदार नहीं होने देंगे। जमहूरियत हर मर्ज की दवा और हर जख्म की मरहम है। इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं है, कारकुन तैयारी करें, महज़ब सियासत के नाम पर कौम को तकसीम ना किया जाए। इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से उनका ये कहना है कि जो बेनज़ीर साहिबा ने और बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने उनको जो पगड़ी पहनाई है उसको दागदार नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब सबसे पहली जो खबर हमने पेट्रोलियम मसनूआत ने इस वक्त आवाम को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं कि दागदार होना किसे कहते हैं? जी मुझे तो पता नहीं ये किस दागदार की राजा परवेज़ अशरफ बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हुकूमत को देखें तो मार्क्स व दाग दबैये के इनके रेपुटेशन पर तो और कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये नोट करने वाली बात है जी, देखें हम जो आम जो शहरी हैं हम इस चीज़ से तंग आए हुए हैं, जमहूरियत की ये बात करते हैं। अब ये बात करना कि जी मुझे पगड़ी पहनाई है, या आखिर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना, जरदारी या भुट्टो के घर के तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आगे जिंदा होगी, उन्होंने कहाँ से पगड़ी पहना दी है? वो तो वो उनके करते हैं बस जी, सेंटिमेंटल भी नहीं है, दिस इज शेयर रबिश। आप देखें दिस इज अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप ये बात करते हैं जी इन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई, कौन सी पगड़ी पहनाई? प्राइम मिनिस्टरशिप की पगड़ी पहनाई। तो ये कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की पगड़ी पहनाने के लिए? ये तो अवाम, एग्जैक्टली, ये तो अवाम प्राइम मिनिस्टर होता है, अवाम का होता है। बेनज़ीर ज़रदारी के घर का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो यू सी दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, इसने कल्ट ऑफ पर्सनालिटी ये प्रमोट कर रहे हैं, बजाय कि गुड गवर्नेंस प्रमोट करें, बजाय कि अच्छी पॉलिसी। पीपल्स पार्टी का तो ये कहना ना कि उनका वज़ीर आज़म ने उनको जियाला है, उनका मतलब, तो मैं यही तो मैं कह रही हूँ, जिस मुल्क में आप एक खानदान को प्रमोट कर रहे हैं तो आप गुड गवर्नेंस क्या देंगे? ठीक जी, ये किसी के गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। डॉक्टर साहब इस वक्त एक लाइव कॉलर हैं जी, हमारी रेगुलर कॉलर मिसेस जावेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते चले। मिसेस जावेद वेलकम कहेंगे, आपको क्या कहना चाहेंगे आज आप? मदिया और अब्बास साहब दोनों को और डॉक्टर साहब को मेरा सलाम और ईद मुबारक। मैं ये बात डॉक्टर साहब की सुन रही थी कि जो महंगाई ये वीकली करते हैं,
कि मुल्क में फ्यूल इतना महंगा हो गया कि लोगों को, बच्चों को स्कूल ले जाना मुश्किल हो गया। और इसके अलावा जो वीकली ये CNG को बढ़ाते हैं और अवाम पे हर तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, इनके बजाय अवाम को खुशहाली देने के, अमन देने के, ये प्राइस जंग आप यकीन करें, खुद अमेरिका वहां से कह देता है कि ये मेरी जंग है, ये सिर्फ इत्तेहादी है। ये यहाँ से दोबारा हमें बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं ये हमारी जंग है, जब पीछे से अमेरिका झूठ तो बोलता नहीं है, वो कह देते हैं जंग बेसिकली हमारी, ये हमारे नंबर 1 इत्तेहादी है, हमारे बिहाफ पे लड़ रहे। इन्होंने फौज को भी शहीद करवा दिया, सिविलियन भी। अभी ड्रोन हमलों में 74% इनोसेंट लोग मारे गए। और ये अवाम के मसलों को निगलेक्ट करके, अवाम को अफरा तफरी में डाल के और अवाम के गद्दार बन गए, और ये खुद इन्वॉल्व है इस जंग में और ये नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि मुल्क के सब रिसोर्सेज खत्म, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, लोगों को खाने पीने की पड़ी हुई है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, लेकिन इन लोगों को जो कोई बॉदर नहीं कर रहा है। इनको सिर्फ यह है कि हम अमेरिका के थ्रू अवाम को और डराएं, और हम इस जंग में जितने पाकिस्तानी अवाम ही मर रही है, हम तो नहीं मर, हमारी तो सिक्योरिटी है, तो इनको कोई किसी किस्म का, इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जी अवाम की और मुल्क की। मिसेस जावेद हमें इस्लामाबाद से कॉल कर रही थी, कनाडा से इस वक्त तो लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है मिसेस अजहर। वेलकम टू द शो मिसेस अजहर, क्या कहेंगी आप? हेलो जी जी मिसेस अजहर, वेलकम टू द शो, आपको सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगी आप शो में? जी बस क्या कहूँ मैं, जो है अपने पाकिस्तान के हालात सुन के बहुत ज्यादा दुख होता है, और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई हुई है, और मतलब कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या वजह है, क्यों इतनी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा मिसेस अजहर, आप जो कनाडा में रह रही हैं, अभी कल ईद उल फितर का आखिरी रोज था और उसके बाद महंगाई का बम गिराया हुकूमत ने, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 4 रुपए तक उनमें इजाफा कर दिया गया है। आप जो कनाडा में, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि वहां पर जब क्रिसमस का त्यौहार आता है या कुछ और मजहबी त्यौहार जो कनाडा में वहां की मजहबी अवाम की जानिब से मनाए जाते हैं, तो उस पर हुकूमत क्या इसी तरह से महंगाई के बम गिराती है या वहां पे लोगों को रिलीफ दिया जाता है? नहीं, यहाँ पर तो कोई भी ऐसी जो है वो महंगाई नहीं होती है, बिल्कुल, बल्कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सहूलियात होती हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल एक सब लिमिट में ही सब कुछ चलता है, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अपना पाकिस्तान के हालात देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। बस दुआ कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो अल्लाह ताला अच्छे कर दें, और कोई ऐसे सरबरा आ जाए जिससे हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएं। और बस यही दुआ में बहुत शुक्रिया जी मिसेस अजहर, इस वक्त कनाडा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, और उससे पहले मिसेस जावेद थी इस्लामाबाद से। आपने दोनों हमारी जो कॉलर्स थी उनकी बात सुनी। डॉक्टर साहब का कहना था कि इस वक्त हम दुआ कर सकते हैं कि इस बहरान से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को निकाल सकते हैं। और जो कनाडा में बैठा हुआ एक पाकिस्तान का मतलब जो थोड़ा दर्द रखने वाला, जिसको एहसास है पाकिस्तानी, ठीक है, उसका ये वो सोच है, उसका ये कहना है कि शायद खुदा रहम करे और हमारा जो सरबराह है कोई चेंज हो जाए, कोई अच्छा आ जाए। तो अवाम इस वक्त, ये अवाम का जो है, देखिए जी, ये तो बिल्कुल हम कहते हैं हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है और करने वाला खुदा ही है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने भी, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमारे भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। प्रॉब्लम यह है हमारे हुक्मरान जिनको ये खुली छुट्टी होती है, जो हमारे ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और अवाम के ऊपर मुसीबत पर मुसीबत डाल रहे हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी कौम की बेहतरी चाहते हैं, ज़बानी कलामी काफ़ी नहीं है, अवाम ने भी एक अपना किरदार अदा करना है। अगर हमारे लीडर बुरे हैं तो वो लीडर कहाँ से बन के आए हैं? अब ये मार्शल लॉ तो नहीं है ना कि बंदूक के ज़ोर पे किसी को आके बिठा दिया, ये तो अवाम ने ख़ुद अपना फ़ैसला किया। अब जमहूरियत की बात करते हैं तो अवाम ने फ़ैसला किया, जो आज के जो लीडर हैं अवाम उनको आगे लाए हैं ना। तो जब तक ये अवाम अपना किरदार अदा नहीं करेगी, अल्लाह पे ज़रूर भरोसा करें, लेकिन अल्लाह ने कहा है, पीपल्स पार्टी तो डॉक्टर साहब कभी भी अल्लाह पर भरोसा करती नहीं, वो तो हमेशा कहती है कि हमें जो कुछ दिया वो जरदारी साहब ने, भुट्टो साहब ने दिया है, कहते कि अल्लाह ने हमें दिया। वही वाली बात जी, चले उनको छोड़ें। देखें, ये जो हमारा जो लीडरशिप तबका है, और मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, मैं पाकिस्तान के को लीडर जो असेंबली में है और जो आउट ऑफ असेंबली है, मैं सबके लिए ये बात कहती हूँ। मैं कहती हूँ ये इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान को चलाएं। इसलिए जो लोग कहते हैं ना अगले इंतखाबात आ रहे हैं, तो
इंतखाबात में आएंगे कौन? वही लोग आएंगे ना। जी वही जैसे है ना, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कारकुनान तैयारी कर लें। तो और एक तो मैं कह रही हूँ, अगर तो इस अवाम ने इस किस्म के लोगों को दोबारा से कामयाब करना है तो फिर हम कौन सी रोशनी की किरण पे हम उम्मीद रखें? तो फिर यू सी ये मेरे समझ से बाहर है। यही वो अवाम है जो कि एहतजाज करती है, रोना धोना करती है और सही मानों में मुसीबतें सारे इन पर ही आती है। तो क्यों नहीं ये एक सबक सीखते, क्यों नहीं ये एक सी लीडरशिप को आगे आते? ये क्या बात है, जब भी फैसला करने का वक्त आता है तो ये अवाम कौम और मुल्क और खुदा को भूल के ये बरादरी और रिश्तेदारी और धड़े बंदे और पार्टी, गलत लीडर और पैसों के पीछे ये अपना फैसला देती है, तो फिर उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के हालात है मुख्तलिफ तो नहीं हो सकते ना। जैसे आप करेंगे वैसे आप भरेंगे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। एक लाइव कॉलर भी है, उनको भी शामिल करना है। मैं एक इसी बारे में आपसे पुट कर लूं कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं इस पगड़ी को दागदार नहीं होने दूंगा। वो दागदार क्या नहीं होने देंगे, वो तो पहले ही दागदार हो चुके हैं। कमेंट्स लेंगे। इस वक्त दो लाइव कॉलर्स हैं जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। पहले हम साहिवाल से हैं जी इमरान लोधी, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ये मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि कल साहिवाल में शायद आपको इल्म हो, बहुत तेज बारिश हुई है, तूफानी बारिश साहिवाल में हुई है, 1 घंटे से ज्यादा जारी रही है। और उसमें हमारे जो सो कॉल्ड खादमे आला साहब है उनकी कारकर्दगी सामने आई है। इससे पहले बारिश में भी आई थी कि सीवरेज लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं, गटरों का पानी जो है ना, जो गंदा पानी सीवरेज का, वो घरों में फिर रहा था और सड़कें जिस तरह नहरें होती हैं ना छोटी, वो मंजर पेश कर रही थी। हालांकि आपको पता है कि मानसून का सीजन शुरू होने वाला था, ये कहा गया कि जी सफाइयां होंगी और सीवरेज की लाइनें क्लियर होंगी और ये सारा सिस्टम ठीक होगा। यकीन करें, मुझे समझ नहीं आती। नहीं इमरान साहब, आप तो शिकवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लाहौर आके देखें तो लाहौर के मामला तो बड़े जबरदस्त है। लाहौर तो बड़ा चमक दमक रहा है और वज़ीर आला की सारी तवज्जो जो है वो लाहौर पे, वो टेंट ऑफिस में सारा दिन वो बुलाते हैं LDA और मुतल्लिका महकमों को और उनकी खिंचाई करते हैं। मैं आपकी बात समझ, तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब बैठी हैं, खादमे आला साहब इस बात पे भी कैंप लगाने जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पे कि नहीं? बस इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया जी। इमरान थे जी साहिवाल से हमारे साथ। अब एक और लाइव कॉलर है लाहौर से, मुस्तफ़ा, उनको शामिल करते चले। मुस्तफ़ा, वेलकम कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम पे, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये अर्ज करूंगा कि वो पगड़ी दागदार उनकी तो हो ना हो, मुल्क उन्होंने दागदार कर दी है और क्या बाकी रह गए। अब यहाँ पर मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीक आपको दिया था डॉक्टर साहब की मौजूदगी का, मैं पूरी तरह फायदा उठाना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट इट। बात यह है, मैंने उस दिन भी और अक्सर मैं आपके प्रोग्रामों में कहता हूँ कि ये जो हमारी सियासतदान है, ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टीज हो, कोलिशन कार्टल जब तक मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे ख्याल में बड़ा ही पैसिविटी से काम लेते हुए तमाम अदारे जितने हैं उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को तकरीबन फेल किया है, डिसअपॉइंट किया है। मैंने उस दिन आपसे कहा था एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ एल्डर्स या सुप्रीम शूरा बननी चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो, नॉन पार्टीजन हो, प्रेसिडेंट जैसी पॉलिटिकल और पार्टीजन ना हो, जिस पे ऊपर आज तक जुडिशरी ने कुछ नहीं किया। ये ऐसी एक ऐसा आउटसाइड फोरम हो जो कि गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, आर्मी को, ऑपोजिशन को मॉनिटर करे और अदारों को मॉनिटर करे और दुनिया को बताए कि ये यहाँ पर ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। बिल्कुल एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ताकि लोग मिसलीड ना हो, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के लोग भी मिसलीड कर रहे हैं, सिवाय जहर उगलने के कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह जो हुकूमती जमातें हैं उनके पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं। ये एक अदारा सुप्रीम काउंसिल ऑफ एल्डर, जिसमें डॉक्टर साहब जैसे लोग हों, बहुत काबिल, ऑनेस्ट, प्रोफेशनल, और वो लोग जो हों पाकिस्तान को गाइड करें, क्योंकि ये जो गटर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, ये बहुत साल रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब थे जी लाहौर से। कॉलर एक और चुके कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इसलिए आप उनको ड्रॉप करना पड़ रहा है। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, आपको बताते चले कि सेनेट बनाने का मकसद जो था पाकिस्तान में वो यही था कि काबिल मुख्तलिफ फील्ड के लोग आके बैठे सेनेट में और वो रहनुमाई करें कौमी असम्बली की भी, कौम की भी, और मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन बदकिस्मती से सेनेट में तो चोर, करप्ट लोग भी आके बैठते रहे, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात थे। शायद वो कॉन्सेप्ट जो लाया गया था उसको अमल नहीं उस पर किया जा सका। नैयर सदफ साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं जी, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे नैयर आप? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कहा ना हमारे वजीर आजम साहब ने, बेनजीर जरदारी बिलावल ने मुझे जो पगड़ी पहनाई, मैं उसे दागदार नहीं हूँ। मेरा ख्याल वो
तो दागदार के वो दीमक खा गई, अब तो कुछ भी नहीं रहा। और जो आपने रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, आपने कब्रिस्तान दे दिया, आबाद कर दिया, अब कुछ भी नहीं रहा। आप ऐसी बातें करें, लेकिन इनका बयान बड़ा अच्छा है, बातें बड़ी अच्छी करते हैं। जमहूरियत जो है मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, रियासत और मजहब को अलग अलग नहीं करना। मैं एक बात बता दूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं, मौलवी नहीं, एक आम सा जैसे बंदा होता है कि जब कुरान पढ़ता है तो पूरा 3 दिन में कुरान खत्म कर लेता है, रमजान आते तो मैं उस तरह की बंदे। लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि हम मजहब से दूर, हमारी बुराई जो है ना सारी मजहब से दूरी की वजह से, और ये खत्म ही तब होगी जब हम मजहब पे आ जाएंगे। और फिर हमारी कौम इत्मीनान से रहे। जब हमें सियासतदानों के सामने में जाके कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। मैंने पहले भी बताया था, तो एतजाज साहब ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, कैसी माहौल को गर्म रखने के लिए है। तो ठीक है, मैं बड़े 10 दिन से मुतमईन हूँ, इंशाल्लाह ये दूसरे वजीर आजम ले आएंगे, लेकिन हंगामा नहीं होगा। आप भी फिक्र है। ठीक है जी। नैयर सदफ साहिबा थी जी लाहौर से, हमारी लाइव कॉलर से। पहले भी जो कॉलर्स थे उनकी बात भी आपने सुनी, क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा? ये बहुत सी चीज़ें हैं। सब बात है, अब इन्होंने फिर वही बात की कि जी ये पगड़ी वाली बात कि उन्होंने मुझे पगड़ी पहनाई। और पहले जो इंटरेस्टिंग बात मुस्तफ़ा साहब शायद थे जिन्होंने कहा था काउंसिल और एनल्स बनाना चाहिए जो कि गैर जानिबदाराना तरीके से और एक मुनसिफ तरीके से वो कौम के हालात पर वो तबसरा भी करें और फैसले भी दें। बात यह है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि देयर इज़ बैड गवर्नेंस। दाग दबैये वाली बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि इन्होंने कुछ कसर छोड़ी नहीं है। और ये जब हमने बात की कि जी इसका अब हल क्या है, अब ये जो बातें करते हैं कि जी ये एक गैर जानिबदार एक हम काउंसिल बनाएं या लोगों को सामने लाएं, ये तो आपको पता है आईनी तौर पे हमारे उसमें फिट नहीं होता, फिजिबल नहीं है, फिर नहीं फिजिबल नहीं है ना, क्योंकि ये आप एक पैरेलल गवर्नमेंट तो नहीं खड़ा कर। लेकिन लोग इस कदर परेशान है बेचारे, अब तो लोग ऐसी बातें नहीं वो प्रपोजल दे रहे हैं ना, लेकिन एक फ्रेमवर्क में भी वी हैव टू बी रियलिस्टिक। आपने एक मुल्क चलाना है, हालांकि अगर वैसे देखा जाए आइन भी है हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी है, यहाँ हम जमहूरियत भी कहते हैं, लेकिन देखें जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है आइन के खिलाफ। देखिए आइन एक लेटर ऑफ द लॉ होता है और स्पिरिट ऑफ द लॉ होती है, यानी कि एक जो कि लिखी हुई चीज़ होती है जिसके जो कानून होते हैं जिसके मुताबिक आप चलते हैं। एक होती है मॉरल वैल्यूज़, एक रूह होती है कि जो आपको पता होता है कि जी अगर हमने इस कौम को कामयाब करना है तो इस तरीके से। अब पाकिस्तान में लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये यहाँ जो ये अतसना का जो इस्तिस्ने का जो ये सिलसिला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें ख्वार कर रहे हैं, वो उनके फैसलों पर नहीं अमल दरामद हो रहे। दिस इज ऑल इन वायलेशन अल्टर वारीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बजाय कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी डाउट में ले आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो स्टेट के पिलर्स हैं वो भी सारे आप शक में डाल देते हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में ना कॉन्स्टिट्यूशन को, ना जमहूरियत को, ना मॉरल वैल्यूज़ को, किसी चीज़ को आपने कायम नहीं छोड़ा, ना आप उसके मुताबिक चल रहे हैं, ये बात ज़रूर है। तो इन दैट सेंस तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। अब या तो हमें एक चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना हम जमहूरियत को चला सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आज जमहूरियत नहीं है, ना हम इस काबिल कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, ना हमारे वो मॉरल वैल्यूज़ रह चुके हैं। अब या तो हम इस तरीके से करें, ये काउंसिल वगैरह तो हम बना नहीं सकते सुप्रीम काउंसिल, बट वी शुड सीरियसली थिंक अगर हमारे काबिल लोग आगे आ सकते हैं और आते हैं और अवाम अपना किरदार अदा करती है, वी मस्ट सीरियसली थिंक अबाउट चेंजिंग दिस सिस्टम। बिकॉज जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है कि बात यह है कि आप अगले इलेक्शन करा भी दें, अंडर दिस सिस्टम वही चेहरे आगे आएंगे, वही सब कुछ होगा, थोड़ा बेहतर थोड़ा बेहतर, लेकिन बेसिकली स्पीकिंग आपने 65 इयर्स में 65 साल में आज़ादी के बाद आपने इस मुल्क का कबाड़ा कर दिया है, क्योंकि आप किसी सिस्टम को नहीं चला सकते, क्योंकि आपने वो सिस्टम अभी इवॉल्व नहीं किया है जो कि सही तरीके से ग्रास रूट से उठे। फिर वही बात कि इस वक्त आवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। जी इस वक्त लाइव कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ अमेरिका से मोहसिन मलिक साहब, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते चले। मोहसिन आपको वेलकम कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? सेनेट के बारे में ये बहुत सारी चीजें इवॉल्व होती हैं विद टाइम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है और लर्निंग का। ये मतलब साहब ने अमेरिका से इन्फ्लुएंस होके सेनेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन इसमें अभी जो चीज बेहतरी लाने वाली है वो ये है
सेनेटर जो है वो डायरेक्टली अवाम से बोलते हो, जैसे अमेरिका में होता है। मैंने गिव एग्जाम्पल कि बाबर अवाम साहब तो सुप्रीम कोर्ट धक्का देता है और पीपल्स पार्टी उसको वापस, अगर ये अवाम के पास जाते तो ये थे कि वुड हैव गॉट इलेक्टेड। इसी तरह ये आधा कामिल आधा चौधरी जनतारी में ये पार्टी का जो, अब दूसरी बात ये है कि अभी इलेक्शन अगले साल के शुरू में है, ये जो सेनेट के इलेक्शन अभी हाल में हुए हैं, अगर ये अवाम के पास डायरेक्टली ये इलेक्शन होता तो ये सही वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो सामने आ जाती कि पीपल्स पार्टी कितने पानी में खड़ी है। तो एक चीज ये जो है, ये दोनों स्टेटस को की पार्टियां हैं, ये रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। सिर्फ एक ही बंदा प्रोएक्टिव है, जिसके बारे में कुछ लोगों को भली एक होता है तो उनका नाम भी ना दे। वाई नॉट? ही इज विजनरी, ही कैन सी बियॉन्ड द कर्व। कौन है जी वो तीसरा बंदा? कौन है जो आप कह रहे हैं कि दो लोग स्टेटस को की पार्टी से? कौन है तीसरा बंदा फिर? मैं तीसरा बंदा यही इमरान खान, ही इज विजनरी बियॉन्ड द कर्व। अल्लाह ताला जो है ना, सिर्फ वही हाल जानता है दूर के, लेकिन ये उसकी अता करदा एक सलाहियत है which he owns। तो इस उनकी बात करें तो कुछ लोगों को करिए पेट में मरोड़ होना वाइट और जिसके तौर पे नवाज शरीफ का अगर कुछ वो करते हैं तो वाई डोंट दे कम फॉरवर्ड और नहीं कि उनके पास क्या, नवाज शरीफ को 2-3 बार मौका मिला और ये सेनेट के he never thought about it। और अभी नवाज शरीफ से ला रहे हैं कि ये जो केयर गवर्नमेंट है, why do we have to request every single time? It should be in the system कि automatically government आ गए। 2 times he had the range and he never did anything। बाकी जो सारे लोग रिएक्टिव है, इनको 10 साल के लिए फायर करें। हम ये नहीं कहते कि टेरिकेन साहब हमेशा चले, लेट टेरिकेन साहब रेज द बार। जैसे ओलंपिक्स में पीछे की तरफ नहीं देखते, रिकॉर्ड आगे की तरफ जाती है। तो इमरान खान will set a bar for others to follow। ये पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के भी हमारे भाई हैं, we want them to। लेकिन मोहसिन, इमरान खान के पास भी तो सारे पुराने चेहरे हैं ना, उनके पास कोई नया चेहरा, कोई नए लोग तो नहीं है, आप उनकी बात कर रहे हैं। Here is the answer, here is the reply to this question which बहुत सारे एंकर्स भी पूछते हैं। देखिए, अगर मकनातीस है, अगर आप इसको कहें कि वो फील्ड में आ जाए और आयरन पीसी पे डोंट गेट लाइन, ये हो ही नहीं सकता। ये जो है ना टॉप से होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये हॉस्पिटल इज मोर देन एन इंस्टीट्यूशन। वो देखें, उसने एज ए सीईओ ही पुट अ सिस्टम इन प्लेस और किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो लोग इमरान खान के नाम पे खफा हो जाते हैं, वो लेट को सिनिकल इंस्टेंस के जो लोग जो है वो अपना प्राइमरी। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया जी। मोहसिन थे अमेरिका से, हमारे साथ लाइन मौजूद थे। और इमरान खान साहब मैग्नेटिक पर्सनालिटी कह रहे हैं जी, क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है खान साहब की। और बाकी दो के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो नूरा कुश्ती वाली बात जो अमूमन कही जाती है, तो तीसरी ताकत चाहिए। जी देखें, मैंने तो पहले कह दिया है कि मैं किसी लीडरशिप के लिहाज से मैं किसी को विद इन द पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट मैं किसी को इस काबिल नहीं समझती कि इस वक्त वो एक पाकिस्तान के लिए ठोस लीडरशिप का किरदार अदा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह जो बात आप कह रही हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो लोग तो फिर एक बंद गली में आ जाएंगे। कोई होप तो फिर आप नहीं, तो हम बंद गली में नहीं, तो हम बंद गली में हैं, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन अब इलेक्शन सर पर आ गए हैं, कमिंग इलेक्शन, तो मैंने तो पहले कह दिया है, आप बेशक आप इलेक्शन करवा दें। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई भी सिलेक्शन में कामयाब हो, 3 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, जब भी आप इलेक्शन करेंगे, कोई भी इसमें कामयाब हो, ये जो आपका सिस्टम है, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, ये जो आपका सिस्टम है, ये इस तरीके का सिस्टम है, या क्योंकि ना कोई बेसिक रिस्पेक्ट है, ना यहाँ कोई बेसिक एक्चुअली आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज़ लॉ एंड ऑर्डर, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये सोच नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर मुल्क चलाना भी तो है ना। नहीं, तो आप वोट दे दो, किसको मुल्क तो अभी भी चल रहा है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जवाब दिया कि मुल्क तो अभी चल रहा है और तब भी चलेगा। डॉक्टर साहब इस वक्त लाइव कॉलर है हमारे साथ, लाइन पर मौजूद हैं जी, लाहौर से शाहिद हैं, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। शाहिद, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे आज?
अस्सलामुअलैकुम जी, ये गुजारिश करूंगा जी, ये अभी कॉलर फरमा रहे थे कि इमरान खान मकनातीसी शख्सियत के मालिक हैं, तो मैग्नेट जो होता है वो लोगों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत बेशक रखता है, लेकिन देखना तो ये है कि वो डिलीवर करने की क्या सलाहियत रखता है। ये लोग जिनको इमरान आज अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये तो जाने पहचाने आजमूदा चेहरे हैं, माजी में इनकी कारकर्दगी जो है वो रिवायती ही रही है, कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कही जा सकती। तो इमरान कैसे डिलीवर करेगा इन लोगों के साथ, ये है असल सवाल जो लोग पूछ रहे हैं। और जो है ना, अब ये देखिए कि एक खैराती इदारा चलाने और एक यानी मुल्क चलाने में बहुत फर्क है। आपका सवाल डॉक्टर साहब को थ्रू करेंगे, वक्त चुके बहुत कम है, एक और लाइव कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। लियाकत है जी गुजरांवाला से। लियाकत, क्या कहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान के हवाले से डिस्कशन हो रही है, तो भाई एक दफा आप किसी नए बंदे को आजमा के तो देखें। रिश्ता तो कोई इधर है नहीं, खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, अच्छाइयों पर नजर रखनी चाहिए। मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी रखूं ना तो 50% जो अब चल रहे हैं जैसे मुल्क, इससे अबव हो जाएगा। इस सिस्टम में रहते हुए सारी मुश्किलात को सामने करते हुए इमरान खान ऊपर ले जाएगा। और ये मैं दावे से कहता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ उसको, कमिटेड आदमी है, वो मिशन के लिए मर मिटना चाहता है। सब कुछ तो उसने कमा लिया है, शोहरत है, दौलत है, पैसा है, कौन सी चीज है जिसे चाहिए। तो खुदा के लिए लोगों को मिसगाइड ना करें। ये जो लियाकत, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया जी। उनका कहना है कि हमें आजमाना चाहिए, एक बार आजमाना चाहिए। मिसेस जावेद हैं जी हमारे साथ इस्लामाबाद से, हमारे लाहौर से कॉलर थे मुस्तफ़ा, उन्होंने हमें कॉल की थी, उनकी कॉल का वो जवाब देना चाहती है। मिसेस जावेद को लाइन पे लेते हैं। मिसेस जावेद, क्या कहना चाहेंगी आप? जी हाँ, बात ये है कि हम लोग इमरान खान को फरिश्ता नहीं समझते। बेशक ईरान से हम अपना कोई लीडर ले आए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इमरान खान ही चढ़ जाए, लेकिन वो एक उनकी कोई इतने बड़े महाल, इतनी मिलें, इतने मलेशिया तक कारोबार नहीं फैले हुए कि वो मुल्क को चल दे। इन दोनों पार्टीज को टाइम मिला है, इन्होंने वो मुल्क का हाल किया। मुस्लिम लीग नून ने भी पूरे बैंक बेच के अपने बैंक बैलेंस भरे, वो भी कोई वो उनका भी यही एजेंडा है जो पीपल पार्टी का है। हम इमरान खान की हमायत नहीं कर रहे, अल्लाह करे कोई चौथा लीडर उठाए, लेकिन ये कहना कि जी इन्होंने किया है क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये उनसे भी ऊपर करप्ट लोग हैं, अपनी बरादरी को खिलाया है, मुल्क को खूब खाया है, और इतनी उससे खाया इंटेलिजेंटली कि अब ये कहते हैं हमारे सबूत तो लाओ ना कि हमने खाया। ये देखिए सऊदिया वालों ने भी कहा। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया। मुस्तफा ने जो कॉल की थी जी, उसी के जवाब में उन्होंने कॉल किया। उनका कॉलर्स पे भी कमेंट लेंगे आपसे, लेकिन दो खबरें और शामिल कर लेते हैं साथ ही। अमेरिका ने ड्रोन हमलों की वीडियोस पेश ना की तो तहकीकात का सामना करना पड़ेगा, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा का। अक़वाम मुत्तहिदा ये वीडियोस शवाहिद मालूम करने के लिए आज़ाद मुजाहिदीन को पेश करेगी। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की तहकीकात का मामला इंसानी हुकूक तंजीमों के सपुर्द कर सकते हैं। इसके अलावा जी शिमाली वज़ीरिस्तान ईद के दूसरे रोज ड्रोन हमला हुआ है, 4 अफराद जाम हक, 3 जख्मी, गाड़ी मुकम्मल तबाह, एक मकान को भी नुकसान पहुंचा, मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। और इसके अलावा बगराम एयरबेस तालिबान का रॉकेटों से हमला, अमरीकी फौज के सरबराह का तैयारा तबाह, जनरल मार्टिन डेम्पसी उस तैयारे में मौजूद नहीं थे। तालिबान ने रात के एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए जो अफगानिस्तान के दौरे पर आए हुए ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के तैयारे को लगे और 2 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो लाइव कॉलर्स की जो मुख्तलिफ राय सामने उस पर कॉमेंट कर दें और फिर हम इससे शुरू। वो जी वो तो मुख्तसरन मैंने आपको पहले कह दिया है जी। आप देखिए रियलिस्टिक बात आप करें, जो मैंने वही कहा, जो इस वक्त आपका जो सिस्टम है, इस वक्त आप इलेक्शंस करेंगे, 3rd फोर्स या 4th फोर्स जो कि उस तरीके से उभर के तो आएगी नहीं कि एक बंदा आएगा, वो उसके इतनी लीडरशिप, वो उसका इतना ऊंचा मेयार है कि वो पूरे मुल्क को वो उसको मतलब मोबिलाइज करके अपने अच्छी पॉलिसीज़ दे के आगे चलाएगा। यहाँ होना क्या है, अब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम डिटेल में तबसरा करें, लेकिन अगर हम 4 सूबे को लें जहाँ के इलेक्शन पढ़ते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे लें, कंस्टिट्यूंसी लेवल पे लें, जहाँ के पॉलिटिक्स होती है, जहाँ से अवाम इलेक्ट करती है लोगों को, जहाँ से लोग आगे आते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र आप रखते हुए कोई ऐसे लीडर या कोई ऐसे फोर्स नहीं उठेगा जो कि पूरे मुल्क को मोबिलाइज करेगा। ये फिर खिचड़ी एक पकेगी, मखलूत हुकूमत बनेगी, ये चक बक चलता रहेगा। इन दिस सिस्टम दिस इज़ हमारा कोई ऐसे लीडर नहीं है आज जो कि इस कौम को मोबिलाइज करे और अपनी एक पॉलिसी दे। अव्वल तो क्या है इतनी पॉलिसीज़, जितनी मुसीबतों में पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है,
है, जो हमारे इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, आपने किसी को भी देखा? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपके व्यूअर्स को चैलेंज करती हूँ, जो बार बार राय देते हैं, अपना किरदार तो अदा नहीं करते लेकिन राय बार बार देते हैं, जी ऐसे करें और ऐसे करें। मैं इनसे भी पूछती हूँ, अवाम से भी पूछती हूँ, मैं ये सबसे जरूरी चीज है, आपसे भी मैं पूछती हूँ कि मुझे एक बात बता दें कि किसी ने यह सवाल किया है कि जिस मुसीबतों में इस मुल्क इस वक्त ढला हुआ है, हर लिहाज से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, एक मुझे, ये मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे बताएं, एक लीडरशिप, एक पार्टी, आप मुझे बता दें किसी ने पाकिस्तान के लिए जो हालात जा रहे हैं कोई ठोस प्रोग्राम पेश किए? एक दूसरे पे तलकीन करना, बाहर बैठ के आप क्रिटिसाइज करना या जो अंदर बैठ के जस्टिफाई करना, एक मुझे बता दें अगर आप थोड़ी सी भी अकल रखते हैं, कहाँ है वो लीडरशिप, कहाँ है वो पार्टी, कहाँ है वो ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालने के लिए एक जो स्टार्टिस्ट, एक होलिस्टिक आपको प्रोग्राम दे कि ये रहा है? तो आप किस चीज की उम्मीद रखते हैं? आपने इस वक्त इतने सारे लाइव कॉलर्स ने कॉल्स की, उन्होंने अपनी अपनी राय बताई, क्योंकि जिसकी सोच है, आप ये बताइए आवाम को इस पर क्या करना चाहिए? जैसे कि पहले तो सबसे बड़ी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, मुझे पता है कि भी अवाम पिसे हुई है, मुझे पता है इनको सही कभी गाइडेंस नहीं पता, इनको पता नहीं जमहूरियत क्या है, उसको नहीं पता मुल्क क्या है, इनको किसी चीज की समझ नहीं है। आप बात करिए वो कहां से? नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ नहीं है। अब अवाम ने क्या करना है? देखिए ना, खुद से हर चीज शुरू होती है, हर बंदे ने अपने लिए सोचना है ये पाकिस्तान है। अगला जब हम फैसले के लिए जाएंगे, अब इलेक्शंस आ रहे हैं ना, अगले जब हम फैसले के लिए जाएंगे, हमने देख लिया कि ये मुख्तलिफ पार्टी, ये मुख्तलिफ लीडर कितने निकम्मे हैं, किसी काबिल नहीं है। मैं तो अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि जी देखें आप, क्योंकि लोग पता है क्या कहते हैं जी क्या करें, अब कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे बात करें, एक बड़ा चोर होता है, एक छोटा चोर होता है, तो ठीक है, अवाम को जाके बाहर आप पोलिंग बूथ पे खड़े करके आप अपने बैलेट पेपर को लेके आप फाड़ के फेंक दें, गलत लोगों को मत आप दें, हो सकता है इसके बाद बेहतरी होगी। लेकिन जब तक कि अवाम में किरदार नहीं अदा करेगी, वोट का इस्तेमाल ना करें अवाम, वो अगर अच्छे लोग नहीं, देखिए अवाम अपनी राय बहुत से तरीके से इजहार उसका कर सकती है। अगर अवाम इसका इजहार करे कि हमें अच्छे लोग चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये पार्टीज हम पे गलत लोग मुसल्लत करें, अगर इस तरीके से पहले से एक पैगाम भेजा जाए, क्योंकि देखें जी कैंपेनिंग तो होती रहती है, 4 महीने रह गए, आप मोबिलाइज हो सकती है किसी फोर्थ जी देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जहां के फैसला होता है, आखिर अवाम फैसला किधर करती है ना, लाहौर में तो नहीं आके फैसला करती ना, अपने इलाकों में, अपने हल्के में अपना वोट देती है, अपने वो एक मर्जी का इजहार करते हैं, ठीक है ना। अब उस लेवल से ऑलरेडी आपको पता है कि कैंपेनिंग शुरू है, उस लिहाज से अगर अवाम अभी से ये फैसला कर ले और ये सिग्नल्स भेजे कि जी जो पार्टी लोग अपने सामने ला रहे हैं ये हमें कबूल नहीं है, हमें बेहतर लोग चाहिए, लेकिन अवाम ये नहीं करती। अभी भी आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो उसी लोगों के पीछे लगी हैं। आपने ये नहीं देखा 160 या 50 या जो भी कुछ है, जो मुल्तान में अभी ये जी अब्दुल कादर गिलानी का जो इलेक्शन हुआ है, किसको वापस लाए हैं? सारा वक्त तो अवाम पीटती है सड़कों में कि हम मर गए, हुकूमत बुरी है, तो किसको उन्होंने कामयाब करे? वही पीपल्स पार्टी के उन्होंने कैंडिडेट को कामयाब किया या नहीं किया? अब इसका अवाम जवाब देना, इसका क्या जवाब है? उनको नहीं मालूम। तो बात यह है, जब तक ये अवाम बाज नहीं आएगी, जब तक अवाम अपना किरदार अदा नहीं करेगी, ये जो यही लोग आएंगे, हमारे पास वो लीडर नहीं है जो कि इस मुल्क को मोबिलाइज करे, जिसमें वो कैरेक्टर है, जिसमें वो सलाहियत है, जिसमें वो सोच है। तो हम तो हर तरह से मारे गए ना। तो आप जो कह रहे थे कि डेड एंड पे आ गए, डेड एंड पे तो हम हैं। अब डेड एंड में से कौन निकालेगा? हमारी लीडरशिप तो नहीं निकालेगी, वो तो ऐश कर रही है, उसको निकालने की क्या जरूरत है? तो फिर कौन रहता है? या तो फिर खुदा है या तो फिर अवाम है। अब अवाम अपना किरदार अदा करे, इट्स as simple as that। हुक्मरानों की बात हो रही है, हुक्मरानों के आपसी ताल्लुकात की भी कुछ बात करते चलें जी। नवाज वक्त टुडे में अगली खबर शामिल करते हैं। जरदारी साहब का कई माह बाद नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन खैर सगारी के जज्बात का इजहार किया गया। सदरगाह शुजात हुसैन, अल्ताफ हुसैन, असफंदियार वली, मौलाना फजल रहमान, मुनव्वर हसन, पीर पगारा, समीउल हक को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। सियासी हलकों की राबितों पर खुशगवार हैरत, ये जो राबते आपस में बढ़ गए हैं जी। अगली खबर में मैं इसके साथ से शामिल करती चलूँ, टंडू आदम खान के हवाले से है ये खबर शामिल करती चलूँ जी। टंडू आदम पे अहले इलाका ने डंडे मारकर एक नौजवान को हलाक जबकि 2 को जख्मी कर दिया। तीनों नौजवान लड़की को एक मकान पर लाए थे। अहले इलाका ने घेराव किया तो उनके साथियों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग की जद में एक बच्चा भी आकर जख्मी हो गया है। एक नौजवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद भी खामोश तमाशाई बनी रही। पहले तो बात कर लेते हैं जी जरदारी साहब ने जो किया, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो फिर से दोबारा सियासी भाईचारा, फिर दोबारा सारे चोर
और सारे नाहल इकट्ठे हो रहे हैं, या क्या आप फ़ोन की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहना था, सारे चोर और नाहल इकट्ठे फिर हो रहे हैं ना, ये तो मैं बात कर रही थी, इस सिस्टम में तो होना तो यही है। आप तो कह सकते हैं कि आप तज्जिया दे रहे हैं, हम नहीं कह सकते आपके पास तो ये फ्रीडम है, ये डिस्कशनरी राइट है आपके पास कि आप कह सकते हैं, या फिर हमारे कॉलर्स कह सकते हैं जब कॉलर्स तो अपनी फ्रस्ट्रेशन। देखिए जी, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए पाकिस्तान इज सुप्रीम, ठीक है जी, और मैंने जो हक की बात है मैंने वो करनी है, सीधी सी बात है। अब ये कौन सी छुपी हुई बात है, हालात आपके सामने, या हालात ऊपर से तो नहीं बने, कहीं और से तो नहीं बने, ये खुद हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने किया, हर इनमें मुलव्वस है। मैं बार बार ये कहती हूँ, मुझे एक लीडर का नाम दे दें जो इस वक्त इस कोई उन्होंने कोई इकदाम किया हो, कोई उन्होंने सोच रखी हो, कोई पॉलिसी दी हो जो इस मुल्क उस मुसीबत से हमें निकाले। ये तो ये करते नहीं, एक दूसरे को ईद पर फोन करते हैं, तो ये तो मैं कह रही हूँ फिर सारे चोरों पर इकट्ठे हो। और दूसरी जानिब जो आवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन की जो आपने बात की और लॉलेसनेस की ये सूरत हाल है कि अफसोसनाक वाकया जी, इसी तरह का वाकया सियालकोट में, जिसे सानिया सियालकोट कहा जाता है, अहले इलाका ने डंडे मार मार कर एक नौजवान को हलाक जबकि 2 को जख्मी कर दिया। ये सारी सूरत हाल क्या है, वाकया किस तरह से पेश आया, सबसे पहले मदिया जान लेते हैं टंडो आदम खान से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, मुख्तसर बताइएगा कि वाकया किस तरह से पेश आया और उसके बाद पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या था? ये टंडो आदम का इलाका है जोहर आबाद, वहाँ पर इलाके मकीन ने दो शख्स, एक लड़की है रोजीना और दूसरा शख्स है फराज कुरैशी, उनको जब उस हालत में अंदर घर में देखा तो वो जमा हो गए। उस दौरान जो है वो जिस शख्स ने वो जगह किराए पे ली हुई थी, वली मोहम्मद बुर्लो, वो पहुंचे तो उसकी मदद के लिए जो है वो गुलाम मोहम्मद बुर्लो वहां पर पहुंच गए, 50 साल, और गुलाम सरवर बुर्लो, तो वो पहुंच गए। उस दौरान जो है उन्होंने फायरिंग की तो एक इलाका मैकिंग जो है जख्मी हुआ। उसके बाद वो मुश्तैल हो गए और उन्होंने उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और उस दौरान जो है वो पुलिस के कुछ 2 एहलकार वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो तशद्दुद कहते कहते जो 50 साल शख्स है गुलाम मोहम्मद बुर्लो, वो वहां पर हलाक हो गया और गुलाम सरवर बुर्लो जो है वो जख्मी हो गया। सलमान, आपने जिस लड़की का जिक्र किया, उस लड़की के हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? लड़की को भी कुछ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था मकीनों की तरफ से, लेकिन बाद में वो उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और आज सुबह जो है वो पुलिस ने 20 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया, उनमें से 8 अफराद को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, जो फुटेज की बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान टंडो आदम खान से हमें बता रहे थे। बदिया, बदकिस्मती से हम टॉर्चर की बात तो करते हैं लेकिन हम सोशल इवल्स की बात नहीं करते हैं। कौम जिस तरह से बेरारवी का शिकार हो रही है, माशरा जिस तरह से रेस्टलेसनेस का शिकार हो रहा है, हम उसकी बात नहीं करते। जो वाकया था, तीनों नौजवान एक लड़की को मकान पर लाए थे, जिसके बाद अहले इलाका मुश्तइल हो गया। और अफसोस की बात यहाँ पे अमीर जिक्र करना चाहेंगे, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी तरह का एक और वाक़या भी पेश आया था सियालकोट में, जहाँ 2 भाइयों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था सरेआम। इसी तरह से बहुत अफसोसनाक ये खबर है और इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। अगली खबर भी नवाए वक्त टुडे में शामिल करते चले, जो कि बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान में 100 डैम बनाए जाएंगे, वफाकी हुकूमत ने मनसूबों की मंजूरी दे दी। डैमों की तामीर पर 45 मिलियन रुपए लागत आएगी। फंड्स की मंजूरी एक्टिंग के इजलास में दी गई एलामिया। और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में फायरिंग से FC एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, शरपसंदों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने दाखिली रास्ते और बाजार बंद करा दिए। कर्फ्यू का समा है, डबल सवारी पर पाबंदी। IG हुसैन असगर फारिग, उस्मान जिक्रिया तैनात कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जारी है। डैम के हवाले से बात की जाए, जी बलोचिस्तान में कहा जा रहा है 100 डैम तामीर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मंसूबों की मंजूरी दे दी है। क्या मंजूरी तो दे दी है, मंजूरी तो यहाँ बहुत सी चीज़ें की देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि फंड्स हमारे पास होते नहीं हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंतज़ामिया इस किस्म की है कि ये प्लान्स बनाते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। पहली तो बात ये है, वेरी ब्रीफली मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहती हूँ, वो जो वाक़या जब ये हुआ है जी, वहाँ आप देखें, ये इसको कॉन्टेक्स्ट में रखें। इसका मतलब ये है, आप देखें पाकिस्तान एक तो इंटॉलरेंस में बढ़ती जा रही है, हमें कोई लिहाज किसी का नहीं है। अब एक तो बात ये है, वी आर बिकमिंग अ वेरी इंटॉलरेंट नेशन।
पहली बात। दूसरी बात यह है, जब इस तरीके से लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, इसका मतलब यह है कि अब स्टेट पर उनका कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ डकैतियाँ, चोरियाँ, जो भी कुछ है, मर्डर्स वगैरह किस तादाद में होती हैं, और उसको कभी मेरे ख्याल में आज तक उन्होंने किसी को पकड़ा नहीं। जब स्टेट रिलीफ नहीं देगी तो लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, जिसका मतलब है द रिट ऑफ द स्टेट इज बिकम सो एटेन्यूएटेड कि इस पर अब लोग ये समझते हैं कि बचना है, अपने आप को बचाओ। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से पहले बलूचिस्तान पैकेज 2009 में अनाउंस किया गया, लेकिन उसके समरात हमें कहीं नजर नहीं आते। बलूचिस्तान में जो लॉलेसनेस वो वैसे की वैसे ही है। अब 100 डैम्स का एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं, अव्वल तो 100 डैम्स नहीं बनेंगे ना जी, ये तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि 100 डैम्स नहीं बनेंगे। एक तो काराबाग बन नहीं सका तो 100 डैम बनेंगे नहीं। पहले तो बात ये, जिस तरह मैंने कहा, पॉलिटिकल विल नहीं है और फाइनेंसेस भी आपके पास नहीं है इस वक्त, तो इसने तो बनना नहीं है। कहने के अब यही मैं कह रही हूँ, यू सी जी, ये बात है, एक बंदा कैंसर से मर रहा है ना, उसकी उंगली थोड़ी सी कटती है, आप कैंसर को भूजाते हैं, उंगली की ट्रीटमेंट आप करना शुरू कर देते हैं। बलूचिस्तान में बजाय के देयर इज अ होल ओवरऑल ऑफ पॉलिसी एंड सारे पार्टी इकट्ठे होके और कुछ दानिश्वर लोगों को, अगर पाकिस्तान में कुछ है भी, मुझे तो शक होता है कि पाकिस्तान में दानिश्वर तो रह ही नहीं गए। बहरहाल, तो जब तक आप एक मुकम्मल तौर पे रियलिस्टिक पैकेज नहीं देंगे टू टेक इनटू अकाउंट द वेरिएबल्स ऑन द ग्राउंड, बात यह है कि आप बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से भी इतना बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरफेरेंस है कि आप उसको ही नहीं समझ रहे। आप जो वहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं, जो वहाँ आपके मुल्क को तोड़ने के चक्कर में बैठे हैं, उनके तो पैर आप जाके चूमते हैं, उनके साथ तो अगली खबर डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी शामिल करते चलें जी। कोयला स्कैंडल के हवाले से भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा, मनमोहन के इस्तीफे तक कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन का ये कहना है वजीर आजम कानून की शफाफ नीलामी कराने पर ताखीर के मुजरिम है। बीजेपी घपले से हुकूमत को 35 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें ये इंडिया से जो खबर है वो शामिल हमने की है। इसके साथ साथ कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान ईसाई लड़की पर इल्ज़ाम की शफाफ तहकीकात कराए, अमेरिका का ये कहना है बच्ची की गिरफ्तारी पर तशवीश है। इस मामले पर सदर पाकिस्तान का इक़दाम काबिल तारीफ है। तर्जुमान महकमा खारिजा ने कहा है मुल्जिमा को रिहा किया जाए। फ्रांस ने भी ये हिमायत की है। सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से ये दूसरी खबर पे कमेंट लेना चाहूँगी कि फ्रांस और अमेरिका जो है, इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कितने मुत्तहिद आपको नज़र आते हैं कि फ्रांस ने भी एक जानिब कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया इस वक्त ब्लास्फेमीज़ के मामला के ऊपर। और वो जी देखें, जो फ्रांस और अमेरिका जो कहता है ये तो है मुनाफिक इस लिहाज से है कि जहाँ उनके मज़हब का कोई मसला उठता है इन रिलेशन टू एनी बॉडी, तो फिर वहाँ वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं और आपको राय भी देते हैं और धमकी भी देते हैं और हर किस्म के काम ये करते हैं। ये लोग कौन होते हैं कोई ये बात करने में? जब आप एक जालिम मुल्क हैं, जब आप तशद्दुद कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल मासूम लोगों को आप कत्ल कर रहे हैं, आप यहाँ इस लड़की की बात कर रहे हैं, यहाँ आप देखें कि फ़लस्तीन में कितना कुछ जुल्म हो रहा है वहाँ के अवाम के साथ, इजराइल क्या कुछ नहीं कर रहा फ़लस्तीनियों के साथ, इट इज़ अ हॉरर स्टोरी। तो वहाँ ये हम बेसिकली बात तो कर रहे हैं ना ह्यूमन राइट्स की। अगर कुरान पाक की बेहुरमती करता है तो अमेरिका कहता है कि ये उसका ज़ाती फेल है। अगर पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम अगर कुरान पाक की या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का मामला। मैं जी यही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो माँ सिवा मुनाफिकत की आप इजराइल को ले लें जो कि इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते रहते हैं और अमेरिका उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट देता है। और जब हम ये बात कहते हैं, ये हमें जब हम एहतजाज करते हैं, हाँ वो जी वसल्लम की जो कोशिश करती हैं जिस तरीके से वो करते हैं उनको दूसरे लाइट में दिखाने के, जो ये काम करते हैं, तो जब हम उस पर एहतजाज करते हैं या कुरान का कोई अगर मसला बनता है, जब हम उस पर एहतजाज करते हैं और अपने कानून नाफिज करना चाहते हैं तो ये आगे से बोलते हैं। आपको पता है कि जो इजराइल है, जो अमेरिका में, आप इजराइल को छोड़ दें, वो तो एक आप कह सकते हैं जालिमी मुल्क है, लेकिन अमेरिका भी जालिम मुल्क है, लेकिन वहाँ देखिए इतने ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वहाँ अगर के आप जूस के खिलाफ, पता है अगर आप होलोकॉस्ट के खिलाफ एक भी बात कर दें उसके ऊपर पनिशमेंट है। अगर होलोकॉस्ट के खिलाफ एक भी बात करते हैं एमडी रयाद साहब ने की भी थी बात और उसके बाद एक हंगामा बर्पा कर दिया गया था, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कहते रहे गैर मुस्लिम, और जिस तरह ये ईसाई लड़की के बारे में बात की गई है तो दुनिया उसको ह्यूमन राइट्स का मामला कहती है। न्यूज़ लाउंज में वक्त के बाद कम था, हम अब तक इतनी खबरें शामिल कर पाए। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर नीलोफर मेहदी का।